जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार से स्टैटिक जीके, साइंस, कंप्यूटर, संविधान और आपके हिस्ट्री वगैरह से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 8वां सेट होगा। इससे पहले 7 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन सेट के वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उनकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग आने वाले समय में जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके लिए या फिर जो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसके लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। डेली हम लोग ग्रुप डी के एक प्रीवियस ईयर सेट को डिस्कस करते हैं और ये सेट आपका ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ 2020 के करंट अफेयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। और आज यानी कि मंगलवार से रात में 10 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी और सीबीटी 2 एग्जाम के लिए होगा। तो इन सभी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं। तो 12 मई को एसएससी के कई सारे नए कोर्सेज की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इन सभी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस समय आपके पास में एक ऑफर भी है, यानी कि अगर आप एसएससी या बैंक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग 2 सालों का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो 4 महीने का आपको यहां पर मुफ्त में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। आपके हर संडे को एसएससी का कॉम्बैट भी होता है, तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और यहां पर अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आप एसएससी का फ्री में 1 सालों का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंग्रोव वनों की बात करते हैं तो सबसे जो इसका बड़ा क्षेत्र है वह आपका है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो इस प्रश्न का यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारतीय रेलवे की अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा इनमें से कहां पर उपलब्ध नहीं है। अब हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न को कभी सुना भी ना हो, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो सुविधा है वह आपको तिरुवनंतपुरम में नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि यह सुविधा हमको मिलेगी कहां पर। तो हमारे भारत में कुल 11 ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको यह सुविधा देखने को मिलेगी। दिल्ली है, जोधपुर है, आगरा कैंट हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर है, सिकंदराबाद है, वाराणसी, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो ये जो हमारे स्थान हैं वहां पर आपको इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हमारे यहां पर जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। और तेजस की बात हुई है तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो तेजस है इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और हमारी जो वायुसेना है वह 83 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीद भी रही है इस कंपनी से। तो दोनों पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नए उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने के लिए बड़े पहले से मौजूद डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा डेटा माइनिंग हमारा क्या होता है। तो अगर आपके पास में पहले से कोई मौजूद चीजें होती हैं उससे आप लोग जांच करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि टिंडल प्रभाव लाइट के किस फिनोमेना से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित किससे होता है? विखराव से। किससे? ये हमारा संबंधित होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। तो शिव चरोसिया गोल्फ खिलाड़ी, जेसन डे गोल्फ खिलाड़ी, आर निर्वाण लाहड़ी ये भी गोल्फ खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम लोग माइकल वीवन की बात करते हैं तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे, शायद आपको पता भी होगा इनका नाम, काफी शानदार खेलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल क्या है।
तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें हमारा आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल हैं। 23 नवंबर 1997 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो शशि शेखर वेम्पति इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूथ सैट रेफर्स टू, यानी कि यूथ सैट क्या है। तो यूथ सैट की बात करते हैं तो ये हमारा एक सैटेलाइट है। जैसे ही आपको किसी टर्म में सैट मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपकी है सैटेलाइट। तो 20 अप्रैल 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। हमारे देश के कुछ छात्र और रूस के कुछ छात्रों के द्वारा इस सैटेलाइट का निर्माण किया गया था। तो नाम इसका क्या था, इसका नाम था यूथ सैट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए जापान का फुकुओका पुरस्कार 2016 किसे दिया गया था। तो ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। तो बस आप देखेंगे कि करंट अफेयर कैसे आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न मैंने अपडेट कर दिया है वर्तमान के साथ में। प्रश्न पूछा गया था कि 2016-17 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, तो उसको मैंने 2020 से रिप्लेस कर दिया है। प्रश्न ये है कि सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको इस साल ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जूड फेलिक्स सेबेस्टियन इनको मिला ही है, योगेश मालवीय को भी मिला है, जसपाल राणा को भी मिला है, गौरव खन्ना को भी मिला है, लेकिन सतीश सिंह शर्मा को यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा करेक्ट। कुल मिलाकर के 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। तो 5वें हमारे कौन हैं, 5वें हमारे हैं कुलदीप हांडू। ध्यान रखिएगा, वूसू के कोच है जम्मू कश्मीर राज्य से, तो इनको पिछले साल द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और फिट इंडिया कैंपेन जो हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर भी ये बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो आपको मिलेगा गुजरात में, यहीं पर यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए गुजरात हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हेटेरोट्रॉपिक पोषण एक ही एक विधि नहीं है, यानी कि इज नॉट ए मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑटोमेटिक होता है वह हमारे हेटेरोट्रॉपिक पोषण की एक विधि नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आसान सा प्रश्न है, ये आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ये कुछ प्रमुख हेडक्वार्टर हैं जिनसे पहले भी आपके CBT 2 में प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि आपको उड़ीसा के कटक में मिलेगा, वन अनुसंधान संस्थान जो कि आपको उत्तराखंड की देहरादून में मिलेगा, भारतीय कृषि शोध संस्थान जो कि आपको नई दिल्ली में मिलेगा, और अगरकर शोध संस्थान जो कि आपको पुणे में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जब गर्मी दी जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया को विकिरण क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हिंदी में थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैट डैश रिएक्शन व्हेन हीट इज गिवन आउट, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा बाहर निकलती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। और जब आपकी ऊर्जा यहाँ पर अवशोषित होती है, यानी कि हीट आपकी अवशोषित की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। अगला प्रश्न है कि खाद्य पाइप की दीवारों की संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है। तो जो आपकी यहाँ पर फूड पाइप होती है जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी संकुचन और विस्तार होता है दीवारों में, इसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेरिस्टाल्टिक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सारे आपके वायु प्रदूषण के कारण हैं, लेकिन एसिड रेन वायु प्रदूषण का कारण नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है वह तो आपकी वायु को और ज़्यादा शुद्ध करती है, क्योंकि जो अशुद्धियाँ आपकी मिली होती हैं वायु में उनको लेकर के वो जमीन पर ले आती है, तो इससे हमारी वायु हो जाती है शुद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अस्तित्व में कब आया था। तो ये आपका 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। हीरालाल जेकानिया ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में अप्रैल महीने में ही हमारे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है NV रमना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा पानी के अणु को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग फोटोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जब हमारे पानी के ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं तो इससे ये जो हमारा वाटर है वह आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा माल्थस की थ्योरी है, रिकार्डो की थ्योरी है, जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी हमारे अर्थशास्त्री रहे हैं। लेकिन नील्स बोर की बात करते हैं तो ये कौन थे? ये हमारे केमिस्ट्री से जुड़े हुए एक साइंटिस्ट हैं। एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2014 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था? तो उस समय यहाँ के राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन। ध्यान रखिएगा, ESL नरसिम्हन साहब तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन इस समय आपके तेलंगाना की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है कि इन इकोनॉमिक्स ए वेरी डीप लॉन्ग एंड पेनफुल रिसेशन इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे यहाँ पर कहा जाता है मंदी। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं अवसाद, या फिर इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। यानी कि जब बहुत ही दर्दनाक आपकी स्थिति हो जाती है, जैसे वर्तमान की स्थिति से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस समय खाने की व्यवस्था तक नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं अवसाद, यानी कि डिप्रेशन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। देखिए, आप में से कोई अगर खाने के लिए उसके पास में पैसे वगैरह नहीं है, तो खाने के लिए आप कम से कम मुझसे मदद ले सकते हैं 9838443100। तो आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको खाने तक की समस्या हो रही है, तो इतनी छोटी सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं। अगला है कि सिलिकॉन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? तो सिलिकॉन के बारे में सभी को पता होगा। ये हमारा होता है एक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? ये हमारा होता है सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी परिभाषा यूनेस्को के द्वारा दी गई है, और यूनेस्को ने अपनी परिभाषा में ये बताया है कि सतत विकास के लिए जो सीखने वाली साइटें हमारी होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उनकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या हमारे देश में है 12। तो ये मैंने आपको सभी दिखा दिया है, एज इट इज़ मैप के माध्यम से दिखाया है। पिछले साल जो मध्य प्रदेश में पन्ना है, ये देखिए, ये जो पन्ना है ये आपके यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। तो ये कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और CBT2 इसमें भी आपके ये जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान इसके बारे में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो आपका कूद नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो कूद नृत्य की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा रौफ के बारे में, दुमहल के बारे में, बाचा ग्यावान के बारे में। तो ये जो सारे हमारे लोक नृत्य हैं ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन सी है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी है डेजर्ट सर्किट। क्या नाम है? डेजर्ट सर्किट इसका नाम है। और IRCTC के द्वारा जो हमारे राजस्थान के शहर हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही लल्लू वाला प्रश्न है। तो ये आपकी होती है ब्लैक सॉयल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ही शानदार होती है, इसीलिए कपास की खेती भी आपके ब्लैक सॉयल में ही की जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचार की परिकल्पना नहीं थी। तो सिविल सेवाओं का बहिष्कार बिल्कुल सही है, ये परिकल्पना थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ये भी थी। पॉपुलर वायलेंस यानी कि हिंसा करना ये बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश खिताब का आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर देना, इनके टाइटल को लौटा देना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यानी कि जो हमारा पॉपुलर हिंसा है वो आपका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टेम्पल ऑफ ट्रूथ जो कि एक हमारा बौद्ध मंदिर है ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा श्रीलंका में। इससे पहले ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न कि जो हमारा एक गोल्डन टेम्पल है, एक तो आपको पंजाब में मिलेगा, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एक गोल्डन टेम्पल है जो कि आपको श्रीलंका में भी मिलेगा। तो उससे प्रश्न पिछले साल CBT2 में पूछा गया, CBT1 में पूछा गया था, तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि वो भी आपको मिलेगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम लोग अंतर्ग्रहीय मिशन की बात करते हैं तो इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा मंगलयान। क्या नाम है? मंगलयान है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मंगलयान जो हमारा मिशन है 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो PSLV XL C-25 यहाँ पर रॉकेट का नाम था।
अगला प्रश्न कि वर्कबुक एक कंप्यूटर अनुप्रयोग में मूल रूप से किससे संबंधित है। तो वर्कबुक की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा MS एक्सेल में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ सक्षम है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हमारे जो कंप्यूटर पे ज़रूरत के प्रोग्राम हैं उनको अच्छे से चला सकता है, यानी कि उनको चलाने में सक्षम है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये कंप्यूटर लिटरेट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई थी, इसमें महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारे देश के लोग हैं उन्हीं के सहयोग से अंग्रेजों ने अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा, यहाँ पर 2016 में एक बाघिन थी, यानी कि आपकी एक फीमेल यहाँ पर टाइगर थी जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसका नाम क्या था। तो इस टाइग्रेस का नाम था यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर था मछली। क्या नाम था। मछली इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये हमारा होता है पार्लियामेंट। क्या होता है, ये हमारे देश की पार्लियामेंट होती है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किन कुंजियों का आप लोग यूज करते हैं। तो Ctrl+C से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य का कबड्डी राज्य खेल नहीं है। तो इस राज्य का नाम है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ का जो राजकीय खेल है वह आपका बास्केटबॉल है। बाकी जो हमारे राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब, कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये पंजाब के पटियाला में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ICR स्टैंड फॉर। तो ICR की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या नाम है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक का जो गठन है इसको करने में कोरम घर के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी कि अगर आपको लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करना है तो कम से कम जितने हमारे लोकसभा के स्ट्रेंथ है उसके 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि मान लेते हैं 500 मेंबर हैं तो कम से कम 50 लोग यहाँ पर अवेलेबल होंगे तभी उसकी कार्रवाई शुरू होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि 1/10। अगला प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है किस लिए। तो इंक्रीज अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पैरो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सिंगापुर में। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार दिखता है ये रात के समय। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो ये आपको सिंगापुर में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ओजोन यानी कि O3 की बात हो रही है तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से अलग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मगरमच्छ, कछुआ और मेढक, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आपको पानी में भी मिलेंगे, जमीन पर भी ये चल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सी हॉर्स की बात करते हैं तो ये आपको सिर्फ पानी में ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघों की आबादी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा नहीं है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर रिडक्शन इन अवेलेबल प्रे यानी कि बाघ जिनका शिकार करते हैं अगर आप लोग उनकी कमी कर देंगे तो जाहिर सी बात है बाघों की आबादी के लिए खतरा हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। वन्य जीव गलियारों को आपस में जोड़ना, यानी कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनको आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर देना कि जो हमारे बाघ हैं एक वन्य जीव अभ्यारण्य से दूसरे में आसानी के साथ में जा सके, बीच में इंसानों से उनका इंटरेक्शन ना हो। तो ये भी आपका आसान है, यानी कि इससे खतरा नहीं होगा। कैटल चराई, यानी कि अगर आप लोग कैटल ग्रेजिंग करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे बाघों का आवास होगा, यानी कि जो उनको इन्वायरमेंट चाहिए उसमें ह्रास होगा, तो इससे भी उनकी आबादी में कमी होगी। पर्यावास विखंडन, यानी कि उनका जो आवास है उसमें अगर आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेंगे तो इससे भी इनकी आबादी में हो जाएगी कमी। यानी कि अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, यानी कि अगर हम लोग वन्य जीव गलियारों
वन्य जीव को आपस में जोड़ देते हैं गलियारों के माध्यम से, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे वे आसानी के साथ में मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश घड़ी तापमान थर्मामीटर। तो घड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके टाइम से रिलेटेड है, यानी कि जैसे हमारा थर्मामीटर तापमान बताता है वैसे घड़ी आपके समय को बताती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विश्व के 8 अजूबों में शामिल नहीं है? आईफिल टावर, ताजमहल, माचू पिचू, पेट्रा या फिर चाइचिन इट्जा। तो 8 अजूबों की बात करते हैं तो आईफिल टावर इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये 8 अजूबों के बारे में मैंने बता दिया है, इससे आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों के ऊपर विचार करिए। लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि वायसराय लॉर्ड वेवल के समय रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो इस प्रश्न का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल सही है कि लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को हमारे यहाँ पहली ट्रेन चली थी, लेकिन जब हमारे यहाँ पर सीमा आयोग का गठन किया गया था तो उस समय जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का तो आपको मिल ही जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भी है, OECD का भी है, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन का एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का भी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। वियना क्या है? तो वियना आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बाकी जितने भी ये 4 हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सभी का मुख्यालय आपको मिल जाएगा कहाँ पर? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि 1814 से 1816 के दौरान किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो ये जो युद्ध है ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। और उसी समय हमारी एक सुगौली की संधि भी होती है, और सुगौली की संधि के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है उसको काली नदी के रूप में मेंशन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये हुआ था। आखिरी प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में ही कर दिया गया था? तो इनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? इनका नाम था लॉर्ड मेयो। दरअसल एक हमारे व्यक्ति थे शेर अली अफरीदी, नाम भी इनका वैसे ही था। तो शेर अली अफरीदी ये उस समय वहाँ पर जेल में बंद थे, जो हमारे पोर्ट ब्लेयर में जेल है, तो वहाँ पर ये बंद थे। लॉर्ड मेयो साहब उस समय चले गए थे घूमने, और वहीं पर अंडमान और निकोबार में शेर अली अफरीदी के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 50 प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग आखिरी यानी कि 9वें सेट को डिस्कस कर लेंगे। तो 8 सेट हमारा समाप्त हो चुका है, 9वें सेट को हम लोग शाम को कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और सेट के बारे में पता हो, क्योंकि मुझे नेट के ऊपर सिर्फ 9 सेट ही मिले थे, तो अगर इससे ज़्यादा सेट में एग्जाम हुए थे तो आप उसके बारे में मुझे नीचे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।